हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी 6th क्लास, जो कि आपकी रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ओके, कनेक्ट हो जाओ सभी फटाफट से और बताओ ऑडियो एंड वीडियो ऑल आर क्लियर और नॉट। हाँ जी, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। इफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम। अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की कितनी है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए E1 है जी आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही देखते हैं, यानी कि n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 1 के लिए ही देखते हैं एनर्जी किसकी, म्यूनिक हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, किसकी, म्यूनिक हाइड्रोजन एटम की। सो व्हाट इज दिस, ये कितनी होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास जो हम एनर्जी निकालते हैं, दिस एनर्जी इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। ग्राउंड लेवल भी कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं। म्यूनिक पार्टिकल की अगर बात करते हैं, म्यूनिक हाइड्रोजन एटम की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पार्टिकल होता है म्यून। क्या होता है, म्यून। ठीक है, तो उस म्यून का जो मास है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम एक बात बताते हैं, जब ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, पीछे से जो फॉर्मूला आता है, इसके अंदर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने म्यूनिक हाइड्रोजन एटम लिया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू दिस इक्वेशन। मास ऑफ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन, वो तो इंक्लूड होगा उसके अंदर, जो -13.6 लिखी हमने। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एनर्जी जो आएगी किसकी, म्यून की, वो कितनी हो जाएगी, 207 टाइम्स हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा। पावर को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 207 इंटू 137 इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बनेगा। ठीक है, 107 और हमारे पास है 136, अगर हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, देन व्हाट वी विल गेट, वी गेट 28 या 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मिलेगा अपने को, -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी जो है आपके पास क्या रहेगा, फॉर द म्यूनिक हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ देयर ग्राउंड स्टेट इज -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी, -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर यहाँ तक, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास, an electron is revolving in nth orbit of radius 4.2, then the value of n is। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, 4.2 है। nth ऑर्बिट रेडियस कितनी है, nth ऑर्बिट रेडियस है जी आपके पास 4.2। देन द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमें बतानी है, और r1 है आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है आपका इन विच ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में हमें बताना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, या आप कह सकते हो कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो होती है हमारे पास n²r1। क्या होती है, n के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, n² के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, एंड r1 इज द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस या nth ऑर्बिट की रेडियस, पुट कर देंगे वैल्यू जस्ट कितनी है, 4.2। 4.2 इज इक्वल टू n² इंटू में r इज वट 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी किस में मिलेगी, आपकी ऊपर वाली रेडियस, ये भी एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। ठीक है ना, ये कितनी मिलेगी, 4.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट। ठीक है, ये आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 0.529 विच इज इक्वल टू n²। तो इफ वी सोल्व इट, देन हमारे पास बनेगा यहाँ पे, जब हम 4.2 को डिवाइड करते हैं 0.592 से, तो हमारे पास जो बनता है दैट इज
ये आ जाएगा 794 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा 7.94 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। एन यहाँ से निकालना है तो अंडर द रूट ऑफ 7.494, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा अंडर रूट ऑफ दिस, कितने का रूट बन सकता है ये अप्रोक्सीमेटली, बताओ। रूट अगर सॉल्व करें अप्रोक्सीमेट देखें तो कितने का रूट बन सकता है, 7.94 है। 7.94 को मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 8 ले सकती हूँ, ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 2.93 समथिंग बनेगा। एन की वैल्यू कितनी बनेगी, 2.9 समथिंग। अब एन क्या है, ऑर्बिट है हमारे पास, है ना, ऑर्बिट है, और ऑर्बिट क्या है, एक फिक्स होगा, यानी कि पॉइंट में फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है वैल्यू, काउंटिंग अगर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या लेंगे एन की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ से एन लेंगे जी 2, एन कितना लेंगे 2, एंड जो ये आपका ऑप्शन डी में ए लिखा हुआ है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ से, दैट इज डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, क्लियर हुई बात यहाँ से, ठीक है। चलिए, in Bohr model of hydrogen atom, let RVE represent the radius of the orbit, speed of electron and the total energy of electron respectively. Which of the following quantity are proportional to the quantum number, and इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, एन के। देखो आर जो है ये प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर आर होता है। वी की अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी चेक करूँ तो दैट इज इक्वल टू 1/n, एंड एनर्जी जो होती है आपकी दैट इज 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी आपको पता है, ठीक है, बात बन गई। वी और आर को मल्टीप्लाई करो, वी और आर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्टली आ जाएगा किसके, वी आर, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई एन, डायरेक्टली ऑप्शन फर्स्ट ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, आर ई है तो r is directly to n square and this is directly to n square, that is directly to a constant, or directly we cannot say that is a constant value, क्या रहेगी आपके पास, ये constant value रहेगी। r by e करते हैं तो r कितना है आपका n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, r is proportional to n square and e is proportional to 1/(1) n square, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर 4, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एन, एंड नन ऑफ दिस जो है ऑप्शन का नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन आपका ए जो है क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए था, ये प्रोपोर्शनलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से एन के प्रोपोर्शनल हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई इज द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ई आपका क्या है, nth ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, ऑफ एनर्जी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, इफ ई इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, ई ही होगी, है ना, ऊपर वही क्वेश्चन पूछा गया नीचे वही आंसर किया गया, ई इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, यहाँ तक एक क्वेश्चन मतलब nth की जो एनर्जी है वो ई है, फिर इसने पूछा द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, ई होगी, ठीक है। या तो यहाँ पे पूछना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होगी जी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ट्वाइस होगी टोटल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी ट्वाइस होगी टोटल एनर्जी की, ठीक है ना, हाफ हाफ में डिवाइड होता है दोनों टर्म्स में। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी क्या आ जाएगी nth ऑर्बिट की, डिपेंड करेगी किसके ऊपर, यानी कि ये एनर्जी जो हम देखें तो दैट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज कम्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू या दिस एनर्जी
of electron in their nth orbit is depend on n, not depend on atom। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अगर बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू जो है फिक्स होगी, यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू फिक्स होगी। दैट्स वाई जो एनर्जी है वो वेरी करेगी ऑर्बिट की, मतलब ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन। ठीक है बात। पोजिट्रोनियम इज लाइक ए हाइड्रोजन एटम विच ऑफ विद द प्रोटॉन रिप्लेस्ड बाय अ पोजिट्रॉन। ठीक है, एंटी पार्टिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन का पोजिट्रॉन। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पोजिट्रोनियम विल बी, पोजिट्रोनियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है कितनी होगी बताओ। पोजिट्रोनियम एक पोजिट्रोनियम लाइक हाइड्रोजन एटम है। देखो होता क्या है, हाइड्रोजन में तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये है हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे क्या है, ये प्रोटॉन हो गया, और सॉरी न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे है एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज पोजिट्रॉन, तो इसको बोला गया पोजिट्रोनियम आयन। क्या बोला गया, पोजिट्रोनियम आयन। तो यहाँ पे हमें बतानी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है पोजिट्रोनियम आयन की वो कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पोजिट्रोनियम आयन की कितनी होगी। हाँ जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर बात करते हैं, देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए देखूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन की वैल्यू होती है 1, एन की वैल्यू कितनी होती है 1, और जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगी, नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही बात हम करते हैं पोजिट्रोनियम के लिए, पोजिट्रोनियम एटम के लिए, तो उसके केस में ग्राउंड स्टेट होगी n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 2 मीन्स सॉरी n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। तो ये ई एन आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाए ये 1.6 13.6 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे ये माइनस इससे काटेंगे तो 6 पे 6.1 बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोजिट्रोनियम की कितनी होगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोजिट्रोनियम के लिए कितनी रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, राइट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे पोजिट्रोनियम आयन अगर है तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी n इक्वल टू 1 नहीं होती है, n स्क्वायर इक्वल टू 2 होती है। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी, the minimum energy that must be given to hydrogen atom in ground state so that it can emit an hydrogen line in Balmer series। ठीक है, बाल्मर सीरीज में आने के लिए हाइड्रोजन के पास जो मिनिमम एनर्जी होगी, इसके पास हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सो दैट इट कैन एमिट एन हाइड्रोजन लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए आपके पास n की वैल्यू कितनी होती है, बाल्मर सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होती है। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन को करिए एक बार। देखो क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी हमें बतानी है दैट मस्ट बी गिवन टू हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सो दैट इट कैन एमिट एन हाइड्रोजन लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए हमारे पास n की वैल्यू होगी 2। ठीक है, मिनिमम एनर्जी इन्होंने पूछा है कि कितनी होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट पे उसके पास कितनी एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट पे आपकी वैल्यू होगी n इक्वल टू 1, और जब n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके पास, इसको बोला जाता है लेमैन सीरीज।
यहाँ से जो फाइनल स्टेट अगर हमारी क्या है n=1 है तो वहाँ पे मिलती है अपने को लेमन सीरीज। फिर अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज आवर n=2, एंड फॉर n=2 व्हेन फाइनल स्टेट इज आवर n=2 देन व्हाट वी विल गेट बार्मर सीरीज। हमें क्या मिलती है वहाँ पे बार्मर सीरीज मिलती है। ये बात क्लियर है, ठीक है, थ्योरी में पढ़ के आए हैं हम। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मिनिमम जो एनर्जी है वो बताओ कि हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में सो दैट इट कैन एमिट एन हाइड्रोजन गामा लाइंस इन बार्मर सीरीज। बार्मर के लिए कितनी होगी n=2 पे, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस साइन 2 का कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट वैल्यू इज कम्स आउट टू बी, इसको यहाँ पे कट करते हैं, हाँ ये आ जाएगा 3 पॉइंट, ओके ये हो जाएगा 3 पॉइंट कितना अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बार्मर सीरीज के लिए एनर्जी देखें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी आपके पास 13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कह रहा है कि वो एमिट करे एक हाइड्रोजन लाइन को बार्मर सीरीज में, तो मिनिमम एनर्जी उसके पास कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, 13.6 तो हो नहीं सकती, ठीक है, यानी कि ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी उसके पास। ओके, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को जो है हम पेंडिंग छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है। एक तो ये हाइड्रोजन की कौन सी लाइन पूछ रहा है वो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि नीचे गामा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गामा अल्फा बीटा इनकी तो हम बात ही नहीं करते +2 लेवल पे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पेंडिंग छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है अपने पास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ठीक है, द प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम इन द ग्राउंड स्टेट, देन क्या होगा, उस केस में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये कह रहा है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आयोनाइज्ड स्टेट में है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, के अंदर 2 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेपरेट हैं दोनों स्मॉल डिस्टेंस से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, द प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन दोनों सेपरेटेड आउट, एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि क्या होगा ग्राउंड स्टेट पे, इन द ग्राउंड स्टेट क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉन वुड मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट, क्या इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द एनर्जी वुड बी 2.2 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल विल बी सून डिके इन टू ए प्रोटॉन एंड ए हाइड्रोजन एटम, या नन ऑफ, बताओ क्या ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखें तो एनर्जी वुड बी 2.4 टाइम्स हो जाएगी इलेक्ट्रॉन किसकी, हाइड्रोजन एटम की, बात क्लियर है। द मॉलिक्यूल विल बी सून डिके इन ए प्रोटॉन एंड ए हाइड्रोजन एटम, ये जो है आपका मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, डिके कर जाएगा एक हाइड्रोजन में और एक प्रोटॉन के अंदर, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रही इसको, ठीक बात है। ओके, तो हमें क्या बताना था कि ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट में क्या नहीं होगा, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मूव नहीं करेंगे।
सॉरी, देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे थे कि हमारे पास क्या था, एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था जिसके अंदर एक प्रोटॉन था, दो प्रोटॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, क्या हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास दो प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक जो मॉलिक्यूल है उसमें इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है उनको सेपरेट कर रखा है बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इन ग्राउंड स्टेट हमें स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, देखिएगा। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपके पास, द इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, उनका जो ऑर्बिट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑर्बिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि एनर्जी जो होगी वो वुड बी 2.2 raised to power 4 टाइम्स हो जाएगी दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये किस वजह से, एनर्जी देखो, एनर्जी की अगर बात करते हैं बेसिकली सेकंड पॉइंट, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। तो ये 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगी, 1/2 power 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी, यानी कि ऑप्शन इनकरेक्ट। द मॉलिक्यूल विल सून डिके इन ए प्रोटॉन एंड ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है, इस फॉर्म में स्टेबलाइज है दूसरे के साथ चेंज करके, तो ये कभी भी मतलब डिके नहीं करेगा, तो ये डिके नहीं करेगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा नहीं, तो अपना ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टोर्शन। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रहेगा, यानी कि वहां पे उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, विल नॉट कंजर्व। ठीक है, ड्यू टू द, किसकी वजह से, यहाँ पे जो इनकी सिमिट्री है एक इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की, और सर्कुलर ऑर्बिट में जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बीच में लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस कर रही है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ऑप्शन आपका ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ई ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, एन है, तो उसके लिए एनर्जी गिवन है, ये कितनी है, ई इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इजेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन इक्वल टू 3 स्टेट टू एन इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी हम यहाँ पे करेंगे कि एक फोटोन जो है इजेक्ट करेगा, द एनर्जी ऑफ फोटोन इजेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन इक्वल टू 3 टू एन इक्वल टू 2 स्टेट, तो कितनी एनर्जी जो है वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लॉस करेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे एनर्जी हो गया हमारे पास nth के लिए है ये, तो फॉर n इक्वल टू 3 पे निकालते हैं तो E3 आ जाएगा आपके पास -13.6, 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -13.6/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वन फॉर द n इक्वल टू 2, E2 will comes out to be -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, -13.6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज कम्स आउट टू बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा ये, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे कि हमने मॉडल में किए भी थे ये। अच्छा जी, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बताना है, भी जो एनर्जी होगी फोटोन की जो इजेक्ट करेगा, वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट किसके बराबर होती है, इन दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3 के लिए कितनी थी, -1.05, माइनस ऑफ -0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा, यही होगा, है ना। तो यहाँ से इसको जब माइनस करते हैं तो ये कितना बनेगा आपके पास 3.4, और ये है 1.05, यहाँ पे 0 लेंगे तो 10, 5 यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, ऐसा ही होगा। हाँ जी, माइनस करेंगे 10, 3 एंड 2, यहाँ से इसको अगर चेक करते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड,
9 पे काटेंगे इसको तो 1 पॉइंट माइनस का 1 पॉइंट, यहाँ से 9 से 4 बचेगा 45, ठीक है, ये 5 बनाएगा। सो ये कितना आएगा आपके पास 5 बनाएगा, सॉरी फॉर दैट, ये आ जाएगा 1.51। यहाँ पे भी कितना होगा आपका 1.51, ठीक है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे इसको तो ये है आपका 3 है 3.40 ये वाला, और इसमें से माइनस कर देंगे 1.51 को, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना, हाँ जी कितना बचेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचा फिर 13 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, है ना, 8 एंड दैट इज 1 पॉइंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी ऑफ एन फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। कौन सी एनर्जी जो है पॉसिबल नहीं है किसके लिए, फॉर ए फोटोन, जो फोटोन वहाँ से एमिट होंगे उनके लिए कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है वो हमें बताना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे 5 सीरीज पढ़ते हैं, n=1 के लिए एनर्जी भी निकाल दो साथ साथ में, ये हो जाएगी 13.6 बाय 1 का स्क्वायर दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिफरेंस निकाल के देखेंगे सभी का, क्या कौन सी एनर्जी पॉसिबल है कौन सी नहीं है। n=2 के लिए देखेंगे तो E2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -13.6 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n=3 के लिए देखेंगे तो E3 जस्ट अभी कैलकुलेट किया था ये 9, ठीक है, ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n=4 के लिए देखेंगे तो E4 13.6 बाय में 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस साइन। n=5 के लिए देखेंगे तो E5 आएगा एंड E5 इज -13.6 डिवाइड बाई 25, ये आपकी वैल्यू रहती है बहुत ही लो, ठीक है, बहुत ही लोवेस्ट वैल्यू रहेगी। इसको अगर करते हैं हम 36 तो 125 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0.34 समथिंग अप्रोक्सीमेट मान लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था, एनर्जी गैप बताना है कि कौन सा फोटोन एमिट नहीं करेगा, कौन सा एनर्जी गैप नहीं। तो एक मेथड तो है हमारे पास ये वाला कि हम एनर्जी इनकी माइनस कर करके देखें सभी की, या फिर हम एक मेथड दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन को ही चेक कर लें, ऑप्शन को क्या कर लें चेक कर लें। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको माइनस करके देखते हैं, E2 माइनस E1 करेंगे कितना बनेगा 3.4 माइनस 13, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस होगा बाई 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 यहाँ से, और 13 माइनस 4 करेंगे और 13 माइनस 3 करेंगे दैट इज 10, है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा निकालते हैं E3 माइनस E2, यहाँ पे होगा -1.51 माइनस माइनस प्लस 3.4, ठीक है। ये अभी पीछे किया था हमने 1.9 आ रहा था, कितना आ रहा था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। इसने पूछा क्या हमसे, नॉट पॉसिबल, कौन सा पूछा है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी ये भी पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है ये बताओ, ये तो क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पॉसिबल होगा बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकते हैं, आयोनाइज यानी कि ग्राउंड स्टेट से ही निकालना है, ठीक है। मैंने एक बार बताया था आपको लेमन सीरीज में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं E4 माइनस E3, 4 कितना है 0.54 है,
माइनस का होगा ये प्लस का हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा होगा, कितना बनेगा यहाँ से देखो अप्रोक्सीमेट में अगर मैं वैल्यू बात करूँ, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करो, 11 दिख रहा है, यहाँ से आ सकता है ना 11। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, जो ऑप्शन में उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या मैं 3.6 में से 1.51 माइनस करूँ, कितना मिलेगा मेरे को, 9, ओ सॉरी 9, यहाँ पे 1.9 क्यों, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 1। ठीक है, तो 12 पॉइंट में चला गया, नहीं पॉसिबल होगा। ये करते हैं, तो इसमें ये तो मैंने कभी किया ही था अभी। क्या ये वैल्यू थी 1.6, ये था 3.4, 3.4 इसमें से माइनस करना था 2, यहाँ पे से 3 में से 3 0। ठीक था ये भी। ठीक है, वैल्यू आपकी क्या रहेगी, यहाँ से देखो जब हम माइनस करते हैं तो ये आपका कभी भी नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल के लिए वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, जैसे हम इसको माइनस कर करके देखेंगे सभी में, तो वैल्यू सारी पॉसिबल होती हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। एक वैल्यू जो है आपकी पॉसिबल नहीं होगी, दैट इज 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो इन सभी को नोट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, वैल्यू आपको ध्यान भी रखनी है ताकि कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बात यहाँ तक। ओके, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन जो देखेंगे, जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन होंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में हो। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।